Hello everyone. So students, I welcome you all. So this is the second lecture on acid, base and salts from class 10th CBSE. तो स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस एंड हाउ टू डिस्टिंग्विश देम यूजिंग कलर इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, है ना। तो हम लोग इंडिकेटर्स की बारे बात करें, व्हाट इज इंडिकेटर। हमने इवन एंटा एसिड्स के बारे में पढ़ा था। व्हाट आर एंटा एसिड्स? एंटा एसिड्स आर दो सब्सटेंस विच वी ईट टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन आवर स्टमक, है ना। और बेसिकली एंटा एसिड का जो कंपोनेंट होता है दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस। क्लियर है। आज थोड़े और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे हम लोग स्टडी करेंगे। तो इनफैक्ट ऑल्फैक्टरी और कलर इंडिकेटर के बारे भी थोड़ा स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहां कुछ एक्सपेरिमेंटल डेटा लिखते हैं। एक्सपेरिमेंटल डेटा मतलब हम लोग कुछ, अच्छा, टॉपिक इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्लियर। तो स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम लोग कुछ सैंपल्स लेते हैं। बेसिकली हम लोग एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने का ट्राई कर रहे हैं। सो लेट्स टेक सम सैंपल सॉल्यूशन। सैंपल सॉल्यूशन मतलब आप क्या कर रहे हो, कुछ टेस्ट ट्यूब में कुछ सॉल्यूशंस लेने वाले हो, है ना। तो और हम इसे टेस्ट करने के लिए सबसे पहले वी आर यूजिंग कलर इंडिकेटर। कलर इंडिकेटर कौन से इंडिकेटर्स को कलर इंडिकेटर्स कहते हैं स्टूडेंट्स? वो इंडिकेटर्स जो दे हैव डिफरेंट कलर इन एसिडिक कंडीशन एंड डिफरेंट कलर इन बेसिक कंडीशन, दे आर कॉल्ड एज कलर इंडिकेटर। क्लियर है। तो सैंपल सॉल्यूशंस हमने लिया है। हम यहां लेते हैं रेड लिटमस। कल हमने लिटमस के बारे में पढ़ा था, isn't it? लिटमस आर सॉल्यूशन डिराइव फ्रॉम लीचन प्लांट विच बिलोंग्स टू किंगडम थैलोफाइटा, है ना। एक बार ब्लू लिटमस लेते हैं। फेनोफ्थलीन लेते हैं और लास्ट में हम लोग मिथाइल ऑरेंज। अब ये दोनों जो है दे आर सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक कलर इंडिकेटर, सिंथेटिक कलर इंडिकेटर, और ये नेचुरल कलर इंडिकेटर है ना। अब स्टूडेंट सीबीएसई के टेक्स्ट बुक पे एक्टिविटी 2.1 में there are certain acid and bases that we have to take and we have to know कि उनके कलर्स क्या होने चाहिए। देखो, तो ये क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगा एंड देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो यहां पर जो द थिंग्स वी हैव टू टेक इज, फर्स्ट वन इज HCl, सेकेंड वन इज H2SO4, third case is HNO3, fourth case is CS3 C double bond OH, fifth one is NaOH, sixth one is CaOH twice, seventh one is KOH, eighth one is MgOH twice, and ninth one is अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो ये कुछ एसिड्स और कुछ बेसेस हमने लिए। तो बेसिकली बेस में क्या होगा, OH विल बी प्रेजेंट और एसिड विल जनरेट H+, ठीक है ना। तो these all are acids and these all are bases. क्लियर। अब सबसे पहली बात कि रेड लिटमस हमने कल पढ़ा था, एसिड टर्न्स
ब्लू लिटमस रेड। क्या क्या पढ़ा था? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड और बेसिस टर्न्स व्हाट? रेड लिटमस ब्लू। क्लियर? तो ये दोनों के बारे पढ़ा था। फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज के बारे हमने नहीं पढ़ा था। तो मैं आपको यहां पर फेनोल्फथालीन के बारे बताता हूं। तो फेनोल्फथालीन इज एसिडिक कंडीशन में, याद रखो व्हाट आई एम सेइंग, एसिडिक कंडीशन में इट इज कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है। और बेसिक कंडीशन में इट इज पिंक इन कलर। अब ये जो रेंज है, किस रेंज में? बेस मतलब 7 के ऊपर पीएच, बट जनरली ये 8.5 पीएच, एक रेंज होता है पीएच। हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे व्हाट इज पीएच, है ना। मैं पीएच के बारे में बताऊंगा, बट ये याद रखना, ये आपको एनटीएससी एमटीएससी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो जनरली 7 के नीचे, याद रखना 7 इज न्यूट्रल, पीएच रेंज में 7 इज न्यूट्रल, 7 के ऊपर बेसिक, 7 के नीचे एसिडिक। बट फेनोल्फथालीन कहां काम करता है? 8.5 और इसके ऊपर 10, 8.5 टू 10 तक उसके कलर्स चेंज होते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या कहूंगा, ये क्वेश्चन लिखने से पहले यू मस्ट राइट दिस थिंग। फेनोल्फथालीन के केस में एसिडिक कंडीशन में, फेनोल्फथालीन एसिडिक कंडीशन में कलरलेस होता है और बेसिक कंडीशन में यह पिंक हो जाता है। बट व्हाट पीएच रेंज क्या होता है? 8.5 एंड अबव। 8.5 तक ये क्या होगा? इट विल बी कलरलेस। तो अगर किसी का बेसिक का स्ट्रेंथ बहुत कम है, 8.5 के नीचे है, तो उस केस में आपको कलर नहीं दिखेगा। तो हर तरह के बेस के लिए ये इंडिकेटर नहीं होगा। क्लियर है? ये बात समझ में आया? बट एसिड के लिए ये इंडिकेटर है। ठीक है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज के लिए मैं बोलता हूं, एसिडिक कंडीशन में मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं वो स्टूडेंट, वो रेड कलर के होते हैं, रेड टू ऑरेंज, रेड और ऑरेंज। है ना। और बेसिक कंडीशन में इसका जो कलर होता है वो येलो कलर होता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिए, ये 2 पॉइंट को लिख लीजिए। किसके बारे? फेनोल्फथालीन एंड मिथिल ऑरेंज के बारे। फेनोल्फथालीन एंड मिथिल ऑरेंज याद रखना है। मिथिल ऑरेंज, दिस ऑरेंज वर्ड मिथिल ऑरेंज, ये मिथिल ऑरेंज जो वर्ड है, इट इंडिकेट व्हाट? इट इंडिकेट दैट इट्स कलर इज ऑरेंज in acidic medium and its color will be yellow in basic medium. क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। अब देखो, आपको किसी भी एमटीएससी, एनटीएससी या फिर सीबीएसई के एग्जामिनेशन में किसी भी एक एसिड या बेस के बारे दिया जाएगा और बोलेगा अगर मैंने फेनोल्फथालीन डाला तो उसमें कलर चेंज क्या दिखेगा, ब्लू लिटमस में डाला तो क्या होगा, रेड लिटमस में डाला तो क्या होगा, मिथाइल ऑरेंज में डाला तो क्या होगा। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। क्लियर है? क्लियर है? तो करें, अभी ये टॉपिक लिख लीजिए। तो मतलब मैंने देखो, सबसे पहले आपको यहां पूरा थ्योरी बता दिया, पूरा बेसिक बता दिया। सबसे पहले एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, है ना, और रेड लिटमस है तो कोई चेंज नहीं। बेस टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। Phenolphthalein is color in acidic medium and pink in basic medium, but pH range क्या चाहिए? 8 and 5 के ऊपर चाहिए। मिथाइल ऑरेंज में it is orange and red color in what? Acidic medium and it is yellow color in basic medium. ये अगर आपको समझ में आ गया, then things will become very simple to solve this exercise. क्लियर है? चलो अभी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं। लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। लेट्स कंप्लीट दिस एक्सरसाइज।
तो यहां पर क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। तो HCl स्टूडेंट, अगर आपने रेड लिटमस में डाला है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, तो रेड लिटमस में क्या होगा यहां पर, मैं बोलूंगा HCl से लेकर एसिटिक एसिड तक नो चेंज, नो चेंज इन कलर। क्लियर है? रेड लिटमस को एसिड रेड ही रहने देगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5th से लेकर 9th तक बेस है, बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू, तो मैं बोलूंगा दिस विल चेंज, कलर चेंज, कलर चेंजेस टू ब्लू, है ना, रेड से ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, अभी एसिड, अगर ब्लू लिटमस को एसिड में आपने डाला तो क्या होगा स्टूडेंट, कलर चेंजेस टू रेड, यस, कलर चेंजेस टू रेड। अच्छा, बेस में अगर ब्लू लिटमस डाला तो क्या करेगा, बेस, सो नो चेंज इन कलर। अच्छा, लिटमस का ओरिजिनल कलर क्या होता है न्यूट्रल कंडीशन में, इट इज पिंक, है ना, इट इज पिंक। चलो अभी फेनोफ्थलीन की बात करते हैं। तो फेनोफ्थलीन, फेनोफ्थलीन जो है ना, फेनोफ्थलीन सॉल्यूशन है, तो अगर आपने उसे एसिड में किया है तो जनरली ये क्या होगा, एसिडिक मीडियम में व्हाट इट विल बी, इट इज कलरलेस, और बेसिक मीडियम में इट विल बी व्हाट, इट विल बी पिंक। यहां एसिडिक मीडियम में इट विल बी ऑरेंज और रेड, रेड टू ऑरेंज, और यहां क्या होगा, इट विल बी येलो। सो दिस इज द एक्सरसाइज, ठीक है, दिस इज द गिवन इन योर एनसीईआरटी एंड यू मस्ट नो दिस। एनटीएससी के एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो पॉज द वीडियो, टेक इट डाउन फास्ट, आई एम गिविंग यू 1 minute टाइम फॉर दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ विल डिस्कस, तो हमने कलर इंडिकेटर देख लिया, अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट अनदर कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर्स कॉल्ड एज olfactory indicators. Olfactory indicators. Olfactory indicators means different behavior in terms of smell in acidic and basic medium. अब स्टूडेंट रिमेंबर इट, देखो ये जो मैंने बताया ना, ये एसिड ले लो, ये बेस ले लो, उसमें मिथाइल ऑरेंज डाल दो, इसमें फेनोफ्थलीन डाल दो, इसमें रेड लिटमस डाल दो, ये ब्लू लिटमस डाल दो। देखो साइंस आप तब सीखेंगे जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना हमें हर बार लैब जाने की जरूरत नहीं है। जाओ किसी केमिस्ट दुकान में, जाओ किसी स्कूल में और मांग लो ना, सर लिटमस पेपर दे दो, रेड लिटमस दे दो, ब्लू लिटमस दे दो, फेनोफ्थलीन दे दो। ये आपको करने आना चाहिए एंड यू मस्ट टेस्ट इट एंड एक बार कंफर्म करना चाहिए। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है, अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हम क्या यूज करते हैं पता है क्या, ऑनियन, ये मिलेगा घर में, मिल सकता है, क्लोव ऑयल ये मिलेगा घर में, मिल सकता है, वेनिला ये मिलेगा घर में, मिल सकता है। सो दीज ऑल आर ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की तरह कैसे काम करते हैं बताऊं क्या, देखो इसको याद रखना और भी सिंपल है। एसिडिक मीडियम में दे मेंटेन्स their smell, and in basic medium
in basic medium, their smell disappear. Their smell disappear. है ना? तो ये बात सिंपल है. आप क्या करो, एक पॉली बैग ले लो, उसमें क्लोथ्स के कुछ छोटे छोटे पीसेस डाल दो और ऑनियन के पिल्स डाल दो थोड़े, है ना, और रात भर उसे छोड़ दो, तो ये स्मेल कपड़ों में आ जाएगा. अब इस कपड़ों को आप एसिड में डुबा के थोड़ा देर छोड़ दो, फिर उसको क्लीन कर लो वाटर के साथ और फिर स्मेल करो. तो आप स्मेल करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ऑनियन का स्मेल था वो रिटेन रहेगा, है ना. लेकिन जब आप बेस में ऐड करेंगे तो आप देखेंगे उसका स्मेल डिसअपियर हो गया. सो दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. जिसके स्मेल में डिफरेंस आ जाता है इन एसिडिक एंड बेसिक कंडीशंस आर कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर टॉपिक यहां पर मैंने आपको ऑलमोस्ट सारा बता दिया. कलर इंडिकेटर बता दिया, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बता दिया, इनका बिहेवियर कैसा होगा उस पे बारे बात कर दिया, एंटी एसिड्स बता दिया, एसिड क्या होता है, लिटमस क्या होता है, इस पे सारा डिस्कशन हुआ. तो ये आपके सीबीएसई के अनुसार 2.21 तक का टॉपिक खत्म होता है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. हम लोग किस पे जा रहे हैं? केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस. सो लेट्स सी इट वन बाय वन. सो नेक्स्ट टॉपिक इज chemical reactions of acids and bases. अब स्टूडेंट एसिड और बेस के केमिकल रिएक्शन के बारे अगर आपको जानना है तो सबसे पहले वी हैव टू स्टडी इट विथ मेटल्स. मेटल्स के साथ हाउ एसिड एंड बेस बिहेव. तो स्टूडेंट अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन की बात कर रहे हैं ऑफ एसिड एंड बेस, सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी मस्ट नो कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एसिड, बेसेस एंड मेटल्स. इन तीनों के बारे समझना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड इट्स बिहेवियर. तो देखो आपको यह पता होगा मेटल्स किसे कहते हैं. मेटल्स आर those substance which can lose electron easily. जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर पाए जनरली हम उसे मेटल. देखो ये 100% फाइनल डेफिनेशन नहीं है, मतलब हर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आई एम नॉट सेइंग दैट. हर मेटल इलेक्ट्रॉन और आसानी से लूज करेगा, आई एम नॉट सेइंग, बट जनरली मेटल लूज इलेक्ट्रॉन इजिली. व्हाई? टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को पा लेने के लिए मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं. तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्यों पाना चाहते हैं? टू गेट स्टेबिलिटी. अब ये जो है ना कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाने से चीजें स्टेबल हो जाती है, ये पहले के साइंटिस्ट सोचते थे, बट रियलिटी में ऐसा नहीं है. ये आप आगे के क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, है ना. फाउंडेशन क्लासेस में ये पढ़ेंगे हम लोग. तो सबसे पहले व्हाट इज मेटल? मेटल आर दोज सब्सटेंस व्हिच कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजिली. अच्छा, ये तो बात सही है. व्हाट आर एसिड्स? Generally, acids are those substance which accept electron or generate H plus ions in water. है ना. बेस किसे कहते हैं? तो मैं यहां आपको एसिड और बेस का डेफिनेशन बता रहा हूं, इसको डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, बट राइट नाउ रिमेंबर इट कि मेटल कौन से एलिमेंट होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं
which can lose its electron easily. एसिड कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे या H प्लस जनरेट करे, है ना. अब H प्लस जनरेट करेगा तो H प्लस ना ऐसे रह नहीं सकता है, फाइनली इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, है ना. एंड बेस विच जनरेट OH माइनस और डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. अभी इसको डिटेल में एसिड और बेस का ना डेफिनेशन काफी डिटेल में हम पढ़ने वाले, बट टाइम बिंग के लिए आप ये समझ के रखिए. सो व्हाट आई एम सेइंग, मेटल्स कौन है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सके, एसिड कौन है जो H प्लस जनरेट कर सके, और बेस कौन है जो OH माइनस जनरेट कर सके. क्लियर है? ये बात समझ में आया? प्लीज टेक इट डाउन, इतना लिख लो पहले. अब समझते हैं कि मेटल्स और एसिड में रिएक्शन कैसे होगा. आप थोड़ा बैक कर लो, अगर आपने नहीं लिखा है पॉज करो और लिख लो पहले. क्लियर है? अब देखते हैं स्टूडेंट कि मेटल्स, जब कभी आप मेटल्स को एसिड के साथ डालेंगे तो क्या होगा. देखो अब ध्यान से समझो, ये बहुत सिंपल है. मेटल्स को आपने एसिड में डाला है तो दिस विल फॉर्म अ सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस विल कम आउट. आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया. देखो बहुत सिंपल है. कोई मेटल M ले लो. अब मेटल की जनरली टेंडेंसी क्या होती है, मेटल की टेंडेंसी होती है वो N इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और N पॉजिटिव आयन बनाएगा. अब ये कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हमने रेडॉक्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो ऑक्सीडेशन नंबर के टाइम पे बताया था. अब देखो अलग अलग मेटल अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं. जैसे फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, वो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम, स्ट्रोंटियम वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे. एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा. तो इसके लिए मैंने N यूज किया है, वेरिएबल. क्लियर है? डिफरेंट मेटल डिफरेंट इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इनकी टेंडेंसी होती है एंड अटेन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन. अब एसिड्स क्या होते हैं आप समझो. एसिड्स क्या होते हैं? एसिड जनरली प्रोड्यूसेस H प्लस प्रोड्यूसर्स. अब ध्यान से समझो इस बात को. H प्लस जो होते हैं ना, H प्लस होते हैं हाईली अनस्टेबल. हाईली अनस्टेबल. अब सवाल यह है कि भाई ये अनस्टेबल क्यों है. ये अनस्टेबल क्यों है? तो अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि ये बेचारा केवल प्रोटॉन है, इसमें इसके इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, केवल पॉजिटिव चार्ज है. तो चीजें जनरली स्टेबल कब होती है? जब किसी के पास ड्यूप्लेट हो या ऑक्टेट पूरा हो. एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने क्लास 9th में पढ़ा है, या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे केस में स्टेबल होगा. तो H प्लस विल बी हाईली अनस्टेबल. अब समझो आप, H प्लस एक ऐसा एंटिटी है जो H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, वो हाईली अनस्टेबल है, और एक एंटिटी ऐसा है जो बोल रहा है कि मुझे इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है टू गेट स्टेबिलिटी. तो अगर आपने मेटल और एसिड दोनों को साथ में मिला दिया तो बोलेगा अरे भाई देखो तुम्हें इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, और एसिड बोलेगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि मैं H प्लस जनरेट कर रहा हूं और H प्लस अनस्टेबल है, तो अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तो यह हो जाएगा स्टेबल. समझ रहे हैं? यह बात क्लियर हुआ आपको? H प्लस है अनस्टेबल, अगर इसे किसी ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यह बन जाएगा H प्लस से एक H, एक इलेक्ट्रॉन आएगा और हाइड्रोजन बन जाएगा. और अगर किसी दूसरे हाइड्रोजन को और एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये दोनों आपस में मिलके बना देंगे H2, और H2 गैस होता है स्टेबल. स्टेबल मतलब इट्स मोर स्टेबल देन H प्लस एंड हाइड्रोजन एटम. क्लियर? तो एसिड और मेटल को जब आप साथ में कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? मेटल ने कैटायन बनाया है विथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सेप्टेड बाय व्हाट? It will be accepted by H plus, and that will generate H2, है ना? H2 गैस जनरेट होगा, और H2 गैस जनरेट होगा तो बाकी देखो एसिड जो H प्लस जनरेट करेगा उसके साथ साथ एक कैटायन बन रहा है तो एक एनायन भी बनेगा, है ना? अब ये एनायन है स्टेबल,
क्यों? क्योंकि एसिड H+ इसलिए जनरेट करता है ताकि A- जो है वो काफी स्टेबल हो जाए। तो A- और M+ आपस में मिलके क्या बना देंगे? ये बना देंगे एक सॉल्ट। तो ये बनेगा सॉल्ट विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। समझा? नहीं समझा? फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए। रिएक्शन आप देखो, अगर आप रिएक्शन याद करना चाहेंगे ना तो ये साइंस नहीं है, फिर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो। आपको रिएक्शन समझने की जरूरत है। तो मेटल की टेंडेंसी क्या है? मेटल की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और एसिड की टेंडेंसी है हाइड्रोजन प्लस रिलीज करने की। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। मैंने आपको बताया था एसिड कैन प्रोड्यूस H+ और इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, because whenever it will produce H+ will be looking out for electron। उसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हाइड्रोजन गैस बन के, बहुत सारे H+ हाइड्रोजन गैस बन के निकल जाए और स्टेबिलिटी आ जाए चीजों को। क्लियर है? तो मेटल विल रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो सॉल्ट कैसे बनेगा? M+, Mn+ और A- के बीच में सॉल्ट बनेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है और जो हाइड्रोजन निकला है ये आपस में कंबाइन करेंगे और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म पे बाहर निकलेंगे। क्लियर? होपफुली यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। समझ में आ गया ये बात? चलिए, तो अभी फिजिकली कुछ रिएक्शन देखते हैं। तो अब स्टूडेंट यहां पर चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए ये चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब कैसे आसान हो जाएंगी? चलो ये लिख लो, पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन, फिर मैं बताता हूं चीजें आपके लिए रिएक्शन कितना आसान हो जाएगा। आपके लिए रिएक्शन कितना आसान हो जाएगा समझ पाना, ये मैं बताता हूं। लिख लिया? चलो, तो मुझे क्या याद रखना है? मेटल और एसिड आपस में रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाएंगे, along with what? along with हाइड्रोजन गैस। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने जिंक के साथ स्टूडेंट मैंने HCl गैस ऐड किया है। तो जिंक लिबरेट और डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट करता है? अब ये सारी चीजें ना आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, या 9th में आपने अगर इसकी वैलेंसी पढ़ी है तो थिंग्स विल बी सिंपल। लॉजिक आप आगे के क्लासेस में ये पढ़ने वाले। तो जिंक जनरली रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन, तो Zn+ बनाता है, और ये क्या जनरेट करेगा? इट विल गिव यू H+ एंड Cl-, है ना? तो स्टूडेंट अगर सॉल्ट बनना है तो किसके बीच में बनेगा? एसिड का H+ एंड A-, एंड मेटल का कैटायन विल फॉर्म सॉल्ट। तो कैन आई से Zn2+ एंड Cl- विल फॉर्म अ सॉल्ट। अब देखो, सॉल्ट बनाने के लिए चार्ज होने चाहिए बैलेंस। तो यहां है 2, यहां है 1, तो 1 को 2 करने के लिए ट्वाइस 2 आपको लगेंगे क्लोरीन। तो यह बन जाएगा आपके लिए ZnCl2। और हाइड्रोजन आया है कितना? 1। अब एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये बैलेंस करने के लिए व्हाट यू हैव टू राइट 2HCl, क्योंकि क्लोरीन आपको 2 लगे तो हाइड्रोजन भी 2 प्रोड्यूस होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके दे विल जनरेट H2 गैस। क्लियर हो गया? कुछ दिक्कत, कुछ परेशानी? जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन गैस के द्वारा एक्सेप्ट होंगे और H2 गैस बनाएंगे, और Zn और क्लोरीन आपस में मिलकर सॉल्ट बनाएंगे। सो दिस इज माय जिंक का रिएक्शन विथ HCl। क्लियर है? चलो, मैं बोला नहीं सर मुझे जिंक नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, मुझे HNO3 के साथ रिएक्शन करके बताओ ना। बोला कोई बात नहीं, चलो अच्छी बात है। जिंक क्या करता है? फिर से यही बात, zinc will give you Zn2+ plus 2 electron, and HNO3 will give you H+ plus NO3-। अब फिर से बात वही है कि सॉल्ट बनना चाहिए Zn2+ एंड NO3-, तो बोला -1 तो होगा नहीं, वी रिक्वायर्ड 2, है ना? और हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं तो 2 हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा एंड इट विल गिव जनरेट H2। सिंपल। किसी भी तरह की परेशानी किसी को नहीं ना?
चलो वेरी गुड। अब देखते हैं जिंक का फिर से रिएक्शन विथ CH3 C डबल बॉन्ड OH, है ना। अब ये क्या जनरेट करता है, ये जनरेट करता है CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस एंड H प्लस। अब स्टूडेंट्स इस पे ना बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं, सर एक ही हाइड्रोजन क्यों नहीं निकला, ये चारों क्यों नहीं निकले। ये सब डिटेल में धीरे धीरे जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, जितना बेसिक चीजों को खत्म करेंगे, जितना आगे एडवांस चीजें पढ़ेंगे, उतना आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी, है ना। तो फिर से H प्लस, तो देखो ये सिंपल फिर से बात है कि जिंक पे आ रहा है 2 प्लस और CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस में आ रहा है 1, तो ये हो जाएगा 2 एंड दिस विल गिव यू H2. So these are the reaction of zinc with 3 different acid that we have taken, HCl, HNO3 and H2SO4. अब स्टूडेंट इसी तरह you can take any different kind of metals with different acid and you can balance it. So what I want is, आप क्या करो, आप कुछ मेटल्स ले लो, कुछ एसिड ले लो, उसके रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस और उसके सॉल्ट बना दो और चेक कर लो आप ये, ठीक है। कर सकते हैं ऐसा, कर सकते हैं, है ना। आगे बढ़े। अब देखो मैं क्या चाहता हूं, आप यहां पर अलग अलग एसिड्स ले लो, अलग अलग एसिड्स ले लो, अलग अलग मेटल्स ले लो, रिएक्शन लिखो और कर लो। और अगर आपने सही किया या गलत किया, इंटरनेट पे चेक कर लो। अभी तो मैं हूं नहीं आपके सामने, या तो आप पूछ लो मुझसे कि सर गलत, आप मुझे लिखो और व्हाट्सएप कर दो और पूछो मुझसे कि ये जो आपने रिएक्शंस लिखे हैं वो सही लिखे हैं या गलत लिखे हैं। क्लियर है। सो आई वांट कि कम से कम आप यहां पर 5 से 6 तरह के मेटल्स लेंगे और यहां पर 3-4 तरह के एसिड्स लेंगे और उनका रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएंगे विथ हाइड्रोजन गैस। आगे बढ़े। ये रिएक्शन क्लियर है, किसी को कुछ परेशानी, किसी को कुछ दिक्कत। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स, है ना। अब बोला ठीक है, एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा, तो बेस क्या करेगा बताओ, बेस क्या करेगा किसी मेटल्स के साथ, व्हाट बेस विल डू, बेस क्या करता है। तो बेस का कोई स्पेसिफिक रिएक्शन है क्या, तो आई विल से बेस जनरली हाइड्रोजन गैस हर केस में रिलीज नहीं करता है, बट देयर आर फ्यू केसेस जहां पर मेटल के साथ सम मेटल्स रिएक्ट विथ फ्यू बेसेस टू जनरेट हाइड्रोजन गैस। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 2 टाइम्स NaOH प्लस Zn का जब आप रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट, तो यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। दिस इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। तो व्हाट आई वांट इज कि आप ये नाम लिख लो, ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये सोडियम जिंकेट, है ना। तो बेसिकली मैं क्यों आपको बेस के साथ मेटल का रिएक्शन क्यों नहीं पढ़ा रहा हूं, बिकॉज दैट इज नॉट गिवन इन डिटेल। अभी हम लोग ना केवल एनसीईआरटी में जो चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती है, एमटीएससी एनटीएससी में आ सकती है, मैं उन पे फोकस कर रहा हूं। एंड इसके बाद हमारे फाउंडेशन क्लासेस में वी डील विद अ ग्रेट डिटेल, है ना, वहां तो बहुत डिटेल में बात करते हैं। तो यहां रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड एंड बेस इज डन। क्लियर है। और आज का क्लास हम लोग स्टूडेंट यहीं खत्म करेंगे। कल के क्लास में मैं आपको बाकी रिएक्शंस, 4 से 5 रिएक्शंस बताऊंगा एसिड एंड बेसिस का विथ डिफरेंट कंपाउंड। क्लियर। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।